नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा साथी में। दोस्त, आज हम लोग आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर का आपको कराएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सही एवं परफेक्ट क्वेश्चन हैं जो आपके सेम टू सेम एग्जाम में आए थे। चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आया था प्लेसेंटा से कि अपरा अर्थात प्लेसेंटा क्या है, माने प्लेसेंटा क्या करता है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से जोड़ने वाला एक नाल है जिसे हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। और ये जो है माता के जो गर्भ में जो शिशु होता है उसका पोषण प्रदान करता है। देखिए, इसका मुख्य कार्य मादा के शरीर के रक्त को शिशु के शरीर में पहुंचाना, जिससे शिशु का पोषण, श्वसन आदि क्रियाएं संपन्न हो। एक क्वेश्चन बच्चों का ऐसा था कि क्वेश्चन ऐसा आया था कि माता के शरीर के अंदर जो बच्चा होता है उसका पोषण का काम कौन करता है। ऑप्शन में था प्लेसेंटा। तो आप दोनों ओर से देख लिए, आपका जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा वैसे आप मार दिए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आया था कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। ऑप्शन में था सोना, तो इसका आंसर होगा गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि इनमें से बजट 2024 के 9 प्राथमिकताओं में कौन सही नहीं है। देखिए, बजट 2024 में 9 प्राथमिकताएं दी गई हैं। तो क्वेश्चन कहा था कि बजट में जिन प्राथमिकताओं को स्थान दिया गया उसमें से कौन नहीं है। तो दोस्त, 9 प्राथमिकताओं का स्थान दिया गया है। तो देख लेते हैं 9 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है और फिर आपके एग्जाम में देख लीजिएगा कि आपका इसमें से कौन नहीं होगा। चलिए, पहली प्राथमिकता है कृषि और उत्पादन, कृषि में उत्पादन और लचीलापन। दूसरी है रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। अगला है उसमें से विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार। दोस्त, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर इससे क्वेश्चन पूछे हैं कि जो 9 प्राथमिकताएं बजट में दी गई है तो आप इन प्राथमिकताओं को अपने माइंड में रट्टा मार दीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा। तो मैं आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं प्रूव कर दूंगा कि हाँ, क्वेश्चन पिछले शिफ्ट से रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। इसलिए 9 प्राथमिकता को अपने रट जाइए, जैसे रट जाइए आप एक नंबर बनने वाला है, ऐसा रट ही जाइए इसको। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि ध्रुवों पर जी का मान से संबंधित एक प्रश्न था कि देखिए दोस्त, उसका आंसर होगा यही कि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होगा और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। उसका यही आंसर दिया था, यही आंसर होगा। अच्छा देखिए, जी का मान ध्रुव पर अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान ध्रुव की तरफ जाने पर बढ़ता है और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटता है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा और भूमध्य रेखा की ओर जाने पर घटेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है फल और बीज कैसे बनते हैं। तो देखिए, फल निषेचन क्रिया के बाद, देखिए क्वेश्चन एग्जैक्ट ये नहीं था लेकिन इसमें आपको आंसर मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में पेपर में आए थे। फल निषेचन क्रिया के बाद अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। जब निषेचन होता है, मान लीजिए कि आप फूल वाला पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये अंडाशय है जिसमें बीजांड होता है ना, बीजांड। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और कहेगा कि निषेचन के फलस्वरूप जो अंडाशय है किसके रूप में विकसित होता है, तो फल के रूप में विकसित होता है। फल बीजों का पोषण भी करता है। बीजांड, फूल के बीजांड से बीज बनते हैं, जो फूल के बीजांड उससे क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। बीज जनन के लिए आवश्यक होता है। एक आपका अगला क्वेश्चन दोस्त आया था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन से उत्पाद बनाते हैं। दोस्त, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन आया था जब मीथेन वायु के साथ अभिक्रिया करेगा, वायु के साथ। तो देखिए, वायु के साथ मतलब O2 के साथ। कहा था कि जब मीथेन वायु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो मीथेन जब वायु मतलब O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो आप खुद यहाँ समीकरण देखिए, आपके आंसर में समीकरण दिया था CH4 + O2 और यहाँ देखिए CH4 + O2 बनाएगा CO2 और प्लस जल। इसे कहते हैं जलवाष्प। इसे कहते हैं साथ में ऊष्मा देगा ना, तो जलवाष्प। तो पूछे, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था जब मीथेन वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो CO2 और जलवाष्प। क्या बनेगा, CO2 और जलवाष्प। और यहाँ से ये इससे प्रकाश निकलता है, तो इसे कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। किस उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चलिए, नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दर्पण सूत्र क्या है। डायरेक्ट यही पूछा था, दर्पण सूत्र क्या है। तो मेरे भाई आप ही जानते हैं कि 1/u + 1/v = 1/f। नहीं, यही दर्पण सूत्र पूछा था और यही लेंस सूत्र पूछा। तो
1/v माइनस 1/u प्लस 1/f हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन था, अगर किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा हो, देखिए ये देखिए केंद्र क्या होता है, ये देखिए ये गोला है ना, ये तो ये देखिए ये प्रवर्तक पृष्ठ जो है जिससे प्रवर्तन होता है किरणों का, तो प्रवर्तक पृष्ठ केंद्र की ओर मुड़ा है ना, केंद्र की मुड़ा है ना, केंद्र की ओर मुड़ा है, तो ये किसे कहते हैं, अवतल दर्पण। किसे कहते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच, ऐसा कुछ पूछा था 2024 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच किससे बनाया गया है, यही सेम क्वेश्चन पूछा था मेरे दोस्त। तो बनाया गया है, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बने हैं गौतम गंभीर, और ये कोच है 25वें। ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, कौवे कोच है ये 25वें, जिससे रिलेटेड कुछ करके जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रक किस कोशिका में पाया जाता है, मैंने किस कोशिका में केंद्रक पाया था, ऑप्शन दिया था यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, दोनों ऐसे दिया था। तो इसका आंसर होगा यूकैरियोटिक, क्योंकि यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखिए लिखे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन आया था राजस्थान से, कि राजस्थान में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली। देखिए दोस्त, राजस्थान में कुल लोकसभा 25 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें से 14 सीट बीजेपी जीतती है और 8 सीट कांग्रेस जीतती है और 3 सीट इसके सहयोगी दल जीतते हैं। तो पूछा कि कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना सीट मिला, तो 8 सीट पूछेगा। अब आगे वाला सीट में पूछ सकता है कि बीजेपी को कितना सीट मिला, तो 14 सीट, और लोकसभा के सीट राजस्थान में है कितने, 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे कुल सीट 25। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि जब बल लंबवत लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि जब वस्तु का विस्थापन बल के विपरीत हो, ऐसे लगा था, या फिर ऐसे क्वेश्चन था कि जब किसी बल का विस्थापन हो और जब बल और विस्थापन को लंबवत लगाया जाता है, अर्थात बल लंबवत लगता है, तो किया गया कार्य क्या होगा। क्वेश्चन यही पूछा था आपसे। तो देखिए दोस्त, जब भी बल लंबवत लगेगा तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि W बराबर होता है FS cos थीटा। cos थीटा अगर लंबवत लगेगा तो cos थीटा मान कितना होगा, 90 डिग्री, और cos 90 मान कितना होगा, 0 होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। तो जो 0 मारे हैं उनका राइट आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ में आया था कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, यही सेम क्वेश्चन हम लोग रिपीट किए हैं, CO2 और जलवाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH के होल ट्वाइस। दोस्त अभी हम बताए थे इससे सेकंड सीट वाले में कि अगर ये जो है ये CaOH के होल ट्वाइस CO2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप मेरा जा करके, आपको विश्वास नहीं है तो जा करके मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें दिया था कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 मिलकर क्या बनेगा, तो हम कहे उसका आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन पूछा था सेकंड सीट में कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम कहे थे कि हो सकता है आपके सीट में ये क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फिर CO2 मिलकर क्या बनेगा, तो CaCO3 प्लस जल बनता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इससे ही बनता है और इससे ही बनता है। हम कहे थे कि आपके सीट में या में आ जाएगा, तो देखिए आ ही गया। ठीक है, ये आगे मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या है, तो ये है। एक क्वेश्चन पूछा था कार्बन मोनोऑक्साइड सूत्र क्या है, तो CO होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड सूत्र क्या है, CO होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक हो तो छवि की प्रकृति कैसी होगी। मेरे दोस्त, आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो छवि क्या हो जाएगी, वास्तविक होगी। ठीक है, और आवर्धन का मान 1 से छोटा होगा तो छवि क्या हो जाएगी, छोटी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और वास्तविक मतलब उल्टा होता है, अगर आवर्धन ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन आया था, फल का निर्माण किससे होता है। अरे वही क्वेश्चन था कि बीजांड जब अंडाशय से निषेचन करता है तो क्या बनेगा, तो फल का निर्माण होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही था, ये क्वेश्चन एक बच्चे तो बताया गया, तो इसे हम लिख लिए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसी था कि अंडाशय में जब निषेचन होता है तो किसका निर्माण होता है, तो फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि सही कथन का चुनाव करें। तो देखिए जो ये हमारे होंगे यही सही कथन था। बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल 2 घटक हैं और सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग रखना चाहिए। ये आप जो ऑप्शन हमारे होंगे ये सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था, जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। जीवों की उत्पत्ति क्या जरूरी है, प्रजनन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, इसका राइट आंसर होगा प्रजनन। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था करंट से था कि 6ठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया।
छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन 2024 कहाँ किया गया? यह सम्मेलन कहाँ किया था? नई दिल्ली के होटल में ये सम्मेलन हुआ था, मतलब नई दिल्ली में हुआ था। बहुत लोग यहाँ इसको रांची मार के आए हैं, बहुत लोग, रांची भी ऑप्शन था मेरे पास दोस्त, जो देख रहे होंगे पता होगा। छठा वार्षिक भारत कोयला सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोलाइडल के बारे में गलत है? देखिए कोलाइडल के बारे में कथन कौन गलत है, और आपके कथन सी पर था, गलत था कि दूध कोलाइडल विलयन नहीं है, ये लिखा था, जबकि कोलाइडल विलयन है ना, यानी ये कथन गलत था। हमें कथन गलत ही चुनना था, हमें गलत ही कथन चुनना था ना, तो आपका राइट आंसर यही होगा, दूध कोलाइडल विलयन नहीं है, ये गलत कथन है। वास्तव में दूध है क्या है? कोलाइडल विलयन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम लोग किसी गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था, मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलाकर कौन सी तंत्रिका बनाते हैं? देखिए ये दोस्त 20 तारीख के सेकंड शिफ्ट का मेरे ही पेपर में आया था, ये मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर कौन सी तंत्रिका बनाते हैं? तो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अगला आपके यहाँ में क्वेश्चन आया था कि जब समानांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। जब प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़िएगा ना तो न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा, और जब श्रेणी क्रम में जोड़िएगा ना तो अधिकतम प्रतिरोध मिलेगा। अब प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि प्रतिरोध किसी कुंडली के या किसी परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यह आया था कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी की हम बात कर रहे थे। जब CO2 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये हम सेकंड शिफ्ट के पेपर में एक्स्ट्रा समझाए थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ये वही समीकरण देखिए, यहाँ पे समीकरण लिखे हम, ये बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो ऊपर हम लोग डील कर चुके हैं, प्लासेंटा देता है। कौन देता है? प्लासेंटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निषेचन के पश्चात बीजांड किस में बदल जाते हैं? तो बीज में। निषेचन के पश्चात बीजांड किस में बदलते हैं? बीज में बदलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ये वाला, ऐसे क्वेश्चन था, ये देखिए, ये ऐसे नहीं था, ये था ऐसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 और ऐसे दिया था डॉट 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 प्लस डॉट 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 डॉट, आपको यहाँ भरना था। ये ऐसे दिया था, ये समीकरण दिया था Na2SO4 BaCl2 और यहाँ पे एरो मार्क यहाँ भरना था। तो देखिए ये समीकरण हम लिख चुके हैं। जब विक्रिया करेगा तो ये देखिए Cl इसको दे देगा, SO4 ये ले लेगा, यानी BaSO4 2NaCl। यही चीज में भरना था। ऑप्शन आपको दिया था जो भरे होंगे, ये मैट्रिक में हम लोग बहुत रटे थे। ठीक है, चलिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी लॉन्च किया? अब बताइए दोस्त, हम आपको सेकंड शिफ्ट के पेपर में समझा रहे थे कि प्रोजेक्ट परी, ये क्वेश्चन पूछा था कि जुलाई 2024 में संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो उसका आंसर था प्रोजेक्ट परी। हम कहे थे कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली से लॉन्च किया गया है और ये संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आने वाले सीट में क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट परी जो है कहाँ से लॉन्च हुआ? दिल्ली से। किसने लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय ने। और देखिए अभी क्वेश्चन आपका थर्ड सीट में पूछ ही दिया कि प्रोजेक्ट परी जो है किस मंत्रालय ने लॉन्च किया, तो आप क्या आंसर देंगे इसका? संस्कृति मंत्रालय। ये मैं खुद बोला हूं कि अगर आने वाले सीट में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए दोस्त जो भी क्वेश्चन याद में आएगा उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये आपको याद रखना ही है। अगर लोकसभा के सीट से क्वेश्चन आ चुका है तो आप ये तैयार रहिए कि बस क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा के सीट से, इसमें कोनो डाउट ना ही बबुआ। हाँ, अगर बजट से पूछ चुका है वो जो 9 समावेशी है तो उस 9 को ध्यान रखिए, क्योंकि आने वाले सीट में उससे क्वेश्चन बनेगा। चलिए हाँ, देखिए संस्कृति मंत्रालय ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक में इस परियोजना को लॉन्च किया था। तो 46वीं विश्व धरोहर समिति कहाँ हुआ था? दिल्ली में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन था कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के कक्षाओं को दर्शाने के लिए किन अक्षरों का इस्तेमाल किया है? तो KLMN, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। अब पहला उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या दिया था? वो n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है? देखिए कोशिका के किस भाग में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटता है? तो कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज होता है ये पायरुवेट में टूटता है। इसमें पायरुवेट में टूटता है। इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलाइसिस के रूप से जाना जाता
है। और ये पाइरुवेट पाइरुवेट होता है ना, ये 3 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, ठीक है। चलिए, और ग्लूकोज 6 परमाणु वाला यौगिक होता है। तो 3 परमाणु से 6 परमाणु वाला यौगिक कब टूटता है? जब ग्लूकोज पाइरुवेट में टूटता है। कहाँ टूटता है? तो कोशिका द्रव में, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और आपका ऑप्शन में कोशिका द्रव ऑप्शन नहीं था, शायद साइटोप्लाज्म था, बच्चों का ऐसा कहना था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एग्जाम में आया था, तमिलनाडु के कोयम्बटूर बस कंडक्टर ने, तमिलनाडु के एक बस कंडक्टर था, 30 सालों में 3 लाख से ज्यादा पेड़ लगा दिया। उसका नाम क्या था? तो मारी मुथु योगनाथम, मारी मुथु योगनाथम उसका नाम था। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं? अल्कीन और अल्काइन को। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने पर कैसा ज्वाला देते हैं? तो पीली ज्वाला देते हैं। कैसे ज्वाला देते हैं दोस्त? पीली ज्वाला देते हैं, पीली कालिख जैसी ज्वाला देते हैं। आपके एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि पीली लौ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान वाला था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया था, थायरॉक्सिन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन। और ये ऑप्शन इधर इधर उधर था, ठीक है, सबको मिलाना था, ये उससे ये उससे ये उससे, ठीक है। तो मैं यहाँ मिला कर दे दिया हूँ। देखिए, थायरॉक्सिन हृदय गति और रक्तचाप को मापता है, नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन वृद्धि मापता है, मतलब वृद्धि को बढ़ाता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है नर के जो वृषण है, ये वृषण में पाया जाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन, वहां से ये निकलता है। ये चारों को मिलाना था, मैं यहाँ से आपको मिलाकर ही दे दिया हूँ। एक क्वेश्चन आया था, वो आपको बैरियर से आया था, जैसे कॉन्डम होता है, ठीक है, कॉपर टी होता है ना, तो वहां से एक क्वेश्चन आया था। तो आपका आंसर उसमें कॉन्डम में शायद, मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं हम बता पा रहे हैं, लेकिन ऐसे एक क्वेश्चन आया था, जो कॉन्डम में जो मारे होंगे ना, ये देखिए इसमें क्वेश्चन और होगा दोस्त, कहें कि थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए, इसका आपका सीरियल, जो लोग मारे हो कॉन्डम का मैकेनिकल बैरियर, कॉन्डम एक मैकेनिकल बैरियर है, जो ये लोग मारे होंगे उनका ये आंसर सही होगा। कॉन्डम क्या है? एक मैकेनिकल बैरियर है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन दिए थे मेरे दोस्त, ठीक है, जिसमें से ट्यूबेक्टोमी, केमिकल बैरियर, ऐसे दिया था, ठीक है। बहुत लोग ये मार के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे होगा। फिर आपका दिया था कॉपर टी, ये होगा कॉन्डम एक मैकेनिकल बैरियर है। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर का सेकंड क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। आप आराम से अपना मिलाइएगा, आपका कितना सही और कितना गलत है। चलिए, बिना देर के हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग होता है? देखिए दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हड्डियों को जोड़ने में मुख्यतः, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन था इमारतों में लगी आग के खतरों को रोकने के लिए। मतलब इमारतों में जो आग लगती है उससे जो खतरा आता है, तो इमारतों में आग के खतरों से बचने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका ये राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में यही था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखिए, अगला क्वेश्चन आया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए दोस्त, इसको तो ऑप्शन नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है। छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और वास्तविक हम कहें तो उल्टा ही बनता है, और आभासी का मतलब सीधा ही बनता है। तो देख लीजिए आप, आभासी, सीधा, वास्तविक, उल्टा, बड़ा और छोटा, सारे तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। हाँ, लेकिन एक केस में सिर्फ आभासी एक ही केस से बनता है, जब वस्तु को P और F के बीच रखेंगे तो वस्तु दर्पण के पीछे बनेगा, उसी समय आभासी बनेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का रनअप कौन था? मतलब कौन हारा था? ये सैयद मुश्ताक अली 2023 का पूछ दिया है। 2023 में पंजाब ने बड़ोदरा को हराया था, इसका मतलब रनअप कौन था? बड़ोदरा था। अगर 2024 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पूछ देगा तो 2024 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीत चुका है मध्य प्रदेश को हराकर। मुंबई जीत चुका है मध्य प्रदेश को हराकर 2024 में। तो 2023 पूछ चुका है दोस्त, 2024 के लिए आप लोग तैयार रहिए, जिन दोस्तों का पेपर है। हाँ, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि प्रकाश की एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस होकर गुजरती है तो क्या होगा? देखिए, अगर ध्यान से आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण है, अगर समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। अब कह रहा है कि ये किरणें अगर एफ से ही होकर जाए तो क्या होगा? समानांतर हो जाएगा किसके? मुख्य अक्ष के। पहले देखिए, किरण यहाँ से आ रही थी, समानांतर आती, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से परिवर्तन बाद किससे होती है?
फोकस होकर जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाए, मतलब प्रकाश की किरण अब ऐसे नहीं ऐसे आए तो दर्पण से परिवर्तन क्या होगा, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, इसका मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो आपके ऑप्शन में था मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, दर्पण से सतह, दर्पण के सतह से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था सोलेनोइड में करंट बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। सोलेनोइड क्या होता है मेरे दोस्त, मान लीजिए कि ये परिणालिका ऐसा हो गया और इसमें हम तार लपेट दिया ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहलाएगा सोलेनोइड। इसके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र समांतर क्रम में होगा और एक समान होगा। ठीक है, और इसमें जितना करंट बढ़ाएंगे उतना इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सोलेनोइड के अंदर अगर करंट बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और एक आपका क्वेश्चन था निम्न से कौन सा कथन है, सही कथन कौन चुनना था। उसमें से एक ऑप्शन था सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है ना। इससे ये आपका सोलेनोइड हो गया, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। ये आपका कथन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि अल्कीन का उदाहरण निम्न में से कौन है। उसमें से ऑप्शन था H4, इसे इथीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। ठीक है, इसे इथीन बोलते हैं, ये आपका ऑप्शन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इथीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष प्रजनन अंग कौन सा भाग सही है। देखिए एक क्वेश्चन दिया था कि पुरुष प्रजनन अंग में कौन सा, पुरुष प्रजनन अंग भाग के लिए कौन सा सही है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम पुरुष प्रजनन अंग वृषण है, जो अंडकार अंग है, जो शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। मतलब ये लाइन दिया था, यही लाइन आपका सही होगा कि पुरुष का जो प्रजनन अंग है वो वृषण है, जो जिसमें 2 अंडकार अंग हैं और वहीं से शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है। ये कथन आपका सही था, अगर आप बीमारे हैं तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बोलो तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया से क्या बनेगा। देखिए दोस्त CaO और CO2 की अभिक्रिया से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। आप ध्यान रखिएगा, एक देखिए CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 से ही बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से मैं आपको लिख दूं, ये तो होबे करेगा CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2 से भी बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी से तो हम अपन लोग घर में पुताई करते हैं और फिर ये CO2 से विक्रिया करता है और ये बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है, दे देगा ऐसे, दे देगा CaO CO3 ऐसे और ये इसमें तोड़ देगा, पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से क्या बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कौन अभिक्रिया है, विखंडन अभिक्रिया है। और ऐसे दे देगा वो जैसे दिया है कि CO प्लस CO2 बराबर CaCO3 कौन सी अभिक्रिया, एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए वैसे आप लोग इस क्वेश्चन का तैयार रहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है और देखिएगा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था 8वां भारत जल सप्ताह 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो 8वां जल सप्ताह 2024 आयोजित किया गया नई दिल्ली में, 17 से 20 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में 8वां जल सप्ताह का आयोजन किया गया। 8वें जल सप्ताह 2024 का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, कौन की, द्रौपदी मुर्मू ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 2024 का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड कौन कौवे क्रम का, जैसे राष्ट्रीय फिल्म मिला है ना, राष्ट्रीय फिल्म 2024 का राष्ट्रीय फिल्म मिला, तो राष्ट्रीय फिल्म कौन नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड चल रहा था, तो 17वां नंबर का। कितना तो दोस्त मेरे, 17वां नंबर का। अब देखिए राष्ट्रीय फिल्म से क्वेश्चन आ चुका है तो जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय फिल्म में बेस्ट फिल्म वगैरह किसको मिला। ठीक है, देखिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म को पुरस्कार मिला अट्टम को, किसको मिला, अट्टम को, ये केरल की एक फिल्म है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इसका पुरस्कार मिला ऋषभ शेट्टी को, जो कांतारा का नायक था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2 लोग मिला है, नित्या मेनन और मानसी पारेख को। आप लोग इस चीज को आराम से ध्यान रखिए मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर शिफ्ट से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब डायरेक्टर का किससे पुरस्कार मिला, तो सूरज बड़जात्या। एक और क्वेश्चन पूछेगा आपका कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो गुलमोहर राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला गुलमोहर को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला अट्टम को।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 नवंबर 2024 को कहां देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। देखिए दोस्त, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने लॉन्च किया करता है लेह लद्दाख से। ठीक है। चलिए, बहुत क्वेश्चन हाईलाइट बना था जब पहली बार लेह लद्दाख से लॉन्च हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, कार्बन की वह संपत्ति जिसके कारण वह अन्य यौगिकों के साथ बंधन में बनाने में सक्षम होता है। माने कार्बन की वो कौन सी विशेषता कहलाता है जो वो अन्य यौगिकों से बंधन बना लेता है, तो उसे कहते हैं श्रृंखलन गुण या सहसंयोजन बंधन। तो आपके ऑप्शन में श्रृंखलन गुण था, तो आपका राइट आंसर होगा श्रृंखलन गुण के कारण वो जो है यौगिकों से विक्रिया करके बंधन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। वह ग्रंथि जो थायरॉक्सिन जारी करता है, मतलब वह ग्रंथि जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है, तो थायराइड ग्रंथि को आयोडीन चाहिए। क्यों? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और आपके ऑप्शन में सोना था। आपके ऑप्शन में सोना था, तो राइट आंसर क्या होगा? सोना। देखिए दोस्त, सोना, प्लेटिनम और चांदी 3 ऐसी धातुएं हैं जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो अगर सोना नहीं रहेगा तो प्लेटिनम में चांदी रहेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह धातु जिसे विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा निष्कासित किया जाता है, माने वह धातु जिसे विद्युत अपघट द्वारा अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए मेरे दोस्त, एक मेरी बात को ध्यान सुनिए। जितने भी धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील है उन्हें विद्युत अपघट द्वारा अलग करते हैं। देखिए सबसे अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, तब एल्युमिनियम। ये जो धातुएं हैं ना, 1 2 3 4 5, इन्हें विद्युत अपघट द्वारा निकाला जाता है। तो आपके ऑप्शन में शायद सोडियम था, तो उसका राइट आंसर होगा सोडियम। ठीक है। सबसे ज्यादा अधिक पोटेशियम, तब सोडियम, तब कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये 5 धातुएं जो अधिक अभिक्रियाशील है, इसे हम लोग विद्युत अपघट द्वारा अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन कौन है? देखिए दोस्त, द्विलिंगी अगर आपके एनसीईआरटी में देखिएगा, एनसीईआरटी में, तो द्विलिंगी पुष्प का नाम दिया है गुलाब, सरसों, अड़हुल और सूर्यमुखी। 4 आपका ऑप्शन है एनसीईआरटी में, और इन्हीं 4 में से एग्जाम में आ सकता है। और आपके ऑप्शन में था सरसों। क्या था? सरसों। तो आंसर होगा सरसों। मेरी बात ध्यान सुनिए, एनसीईआरटी से आपका एग्जाम में सवाल पूछ रहा है। एनसीईआरटी में गुलाब, सरसों, अड़हुल और सूर्यमुखी 4 ही नाम दिए हुए हैं द्विलिंगी पुष्प के लिए। तो आप इसी 4 में से एग्जाम में आएगा, इन्हीं 4 को याद कीजिए, बाद में याद मत कीजिए, हम का याद मत कीजिए, एनसीईआरटी में खुद देखे हुए। ठीक है। इसका आंसर होगा सरसों, क्योंकि उसमें सरसों ऑप्शन में था। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, एक पूछेगा एक लिंगी कौन है? तो एक लिंगी पपीता है मेरे दोस्त। देखे होंगे पपीता बहुत फूल लगता है, लेकिन फल बनता है 2 4 5। किसी पपीता फूल लगता है, फल बनता ही नहीं है। ठीक है। वो एक लिंगी है। 2 लिंगी उसमें है नहीं कि वो सेक्सुअल प्रजनन कर लेगा, वो एक लिंगी है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया था कि अगर क्वेश्चन लिखा था ऐसे कि अगर 2 वस्तुओं में से एक के द्रव्यमान को चरगुना कर दिया जाए, 2 वस्तुओं में से एक के द्रव्यमान को चरगुना कर दिया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? अब मेरे ध्यान से मेरी बात को सुनिए। गुरुत्वाकर्षण बल ए पर होता है G × M1 × M2 बटा में r²। दोनों में से किसी एक को चरगुना कर दिया जाए तो बल भी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर राइट होगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो दोस्त, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। आपका राइट आंसर 7 होगा। अच्छा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार पीएच मान 7 से ज्यादा। पीएच स्केल पर रीडिंग कितना होता है? 0 से 14। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, और क्षार जो जल में घुलकर OH- आयन देता है। जो जितना अम्ल रहेगा, जिसमें H की मात्रा जितना ज्यादा रहेगी वो उतना ही अम्लीय होगा। अम्ल पीएच असली खोज किसने किया? सोरेनसन ने किया। कब? 1909 में किया। ये मेरी बातों को ध्यान से याद रखिएगा। अगला था, शीर्ष बीजोत्तक उत्तक पौधे की जड़ों तनों की क्या बढ़ाने में मदद करता है? अरे लंबाई बढ़ाने में मदद करता है, मोटाई नहीं, गोलाई नहीं, चौड़ाई नहीं। राइट आंसर होगा लंबाई। यही 4 ऑप्शन था। तो शीर्ष बीजोत्तक तनों और जड़ों की लंबाई वृद्धि में मदद करता है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, अमीबा में द्विविभाजन के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए एक क्वेश्चन आया था कि अमीबा तो करता है बाइनरी फ्यूजन से अभिक्रिया थी प्रजनन, लेकिन उसमें कौन सा कथन गलत है?
अब ऐसा कुछ ऑप्शन सर मेरे को मिल नहीं पाया दोस्त, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या होगा। वैसे अमीबा अगर विखंडन करेगा तो अमीबा जो विखंडन करता है उस देख लीजिएगा, क्योंकि कंफर्म हम बता नहीं सकते उसमें। ठीक है, चलिए एक सवाल क्वेश्चन कर रहा है, अभाज्य संख्या 61 से 100 तक की दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। माने 61 से 100 के बीच दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा, 60 पूछा था दोस्त, यहाँ 60 था। 60 और 100 के बीच दूसरी सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग। तो 60 और 100 के बीच अभाज्य संख्या देखते हैं, 61, 67, 71, 73, ये है। तो दूसरी सबसे बड़ी कौन है, 89 है, और सबसे छोटी दूसरी कौन है, 67 है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा, 9 7 16 1 8 6 14 1 15, 156 आएगा। आपका अगर ऑप्शन में 56 मारे होंगे तो राइट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धन में शामिल नहीं है। दोस्त देखिए, कायिक प्रवर्धन का मतलब जो पौधा जड़, तना और पत्ती से प्रजनन करता है उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। उसमें एक ऑप्शन था फूल, तो क्या फूल कायिक प्रवर्धन होगा, नहीं, बीज और फूल कायिक प्रवर्धन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, विखंडन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, देखिए दोस्त, विखंडन हमेशा बहुकोशिकीय में होता है। ठीक है, तो लिखा था आपके ऑप्शन में कि एक कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा विभाजित होते, नहीं, एक कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा विभाजित नहीं होते हैं। यही आपका आंसर सही था, क्योंकि गलत पूछा था, कौन गलत है, तो यही गलत था वो। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। जैसे देखिए पैरामीशियम, ये बहुकोशिकीय है और ये विखंडन करता है, बहुविखंडन। चलिए नेक्स्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि गेंद को ऊपर की ओर फेंकते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है। अब देखिए क्वेश्चन था, गेंद को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो क्या स्थिर रहेगा, तो आपका त्वरण स्थिर रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपका त्वरण क्या हो जाएगा, स्थिर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि 3 कक्षीय हृदय किसमें होता है। देखिए दोस्त, इसमें से कोई एक ऑप्शन था, उभयचर या सरीसृप में से कोई एक ऑप्शन था, तो जो आपके एग्जाम ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए मगरमच्छ और घड़ियाल ये ऐसे सरीसृप हैं जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे सरीसृप जिनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। उभयचर और सरीसृप में मुख्यतः 3 कक्ष होता है, लेकिन एक मगरमच्छ और घड़ियाल ऐसे सरीसृप हैं जिनके हृदय में 4 कक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रा क्या होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके एग्जाम में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। देखिए दोस्त, किसी बच्चे का कहना है कि परमाणु क्रमांक आया था, किसी का कहना था परमाणु द्रव्यमान आएगा। देखिए हम दोनों लिख दिए हैं कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन रहेगा तो परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक होगा 13। कितना होगा, 13। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान आपसे पूछेगा, क्या मैंने द्रव्यमान संख्या आपसे पूछेगा, तो न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन 13 14 27, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए मन परमाणु भार। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, तो ऊपर किए हुए हैं, सरसों है। एक लिंगी क्या है, पपीता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्त, एक लिंगी पपीता है, द्विलिंगी सरसों है, उड़हुल है, नहीं गुलाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन कार पूछ रहा था, कार बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन, F/S। अगला क्वेश्चन आया था कि 12 24 45 और y समानुपाती में y का मान क्या होगा। देखिए तो 12:24 समानुपात होगा, यहाँ पे समानुपात 45:y, तो y का मान पूछा था आपसे, तो 12/24 बराबर 45/y, ये दूर से कट गया 90, y का मान आएगा 90। आप 90 मारे होंगे तो आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था, यहाँ में आया था कि लिस्मेनिया द्वारा होने वाला बीमारी कौन है, तो लिस्मेनियासिस आपका राइट आंसर होगा। लिस्मेनिया द्वारा बीमारी कौन सा होता है, लिस्मेनियासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके साथ प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आया था। ठीक है, हमको लगता है कि वो बहुविखंडन लाया था, कौन बहुविखंडन करता है, तो प्लाज्मोडियम करता है। अगर प्लाज्मोडियम से कोई क्वेश्चन आया होगा तो उसका आंसर होगा बहुविखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि x + y = 16, x × y = 48, तो x² + y² का मान निकालें। तो मेरे दोस्त आप जानते ही हैं कि अगर x + y का मान दिया है तो इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा x² + y² + 2x × y। अब यहाँ से
यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे तो यहाँ 16 का स्क्वायर बराबर इसका मान हमें निकालना है प्लस 2 गुने 48, ये होगा 96 और ये होगा 256। जब इधर से 96 इधर ले घटाएंगे तो आएगा आपका 160। तो अगर आप 160 मारे हैं तो आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्त हमें इतना ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, पूरा क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 28 दिसंबर का, दोस्त मेरा वीडियो लेट आता है उसके पीछे रीजन ये है कि मैं सोचता हूं कि मेरे पास अधिकतर प्रश्न सही आ सके ताकि मैं आप लोगों के पास एकदम सही क्वेश्चन पहुंचा सकूं। दोस्त आज हमको क्वेश्चन उतना नहीं मिल पाया है, मुश्किल से 25-30 क्वेश्चन मिल पाए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को। जिन दोस्त का एग्जाम है वो दोस्त इस वीडियो को देख कर जाएं, पीछे जितने हम वीडियो बनाए हुए हैं उन सबको देख कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं मेरे दोस्त या फिर उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आप वीडियो को देखकर ही जाइएगा। और जिन दोस्त का एग्जाम हो चुका है वो दोस्त अपना मिला लें कि उनका कितना आंसर सही हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 21 से 31 जुलाई 2024 को के बीच किस योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा परियोजना। दोस्त परियोजना को दिल्ली में 21 से 31 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था, इस संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया। दोस्त अगर यह पूछ चुका है कि 21 से 31 जुलाई तक कौन परियोजना चलाया गया, तो परियोजना, तो आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि परियोजना कहां लॉन्च किया गया, तो आपका आंसर होगा दिल्ली। किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो संस्कृति मंत्रालय ने। क्योंकि देखिएगा दोस्त ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेगा या थर्ड शिफ्ट में देखने को मिलेगा या 29 तारीख के किसी भी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जब मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि देखिए मैं इस वीडियो में आपको बताया था, क्योंकि क्वेश्चन रिलेट करके पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आया था कि प्रकाश की चाल किस में अधिक होती है? तो दोस्त प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम होती है ठोस में। तो प्रकाश की चाल सबसे कम ठोस में होती है, उससे अधिक द्रव में होती है, उससे अधिक गैस में होती है और सबसे अधिक होती है निर्वात में। अगला क्वेश्चन, इससे पहले हम लोग थोड़ा जान लें कि जब प्रकाश की चाल पूछ चुका है तो ध्वनि की चाल के बारे में हम लोग जान लें। तो दोस्त ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। अगर पूछेगा निर्वात में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो दोस्त निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होता है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं कर सकती, ठीक है। तो याद रखिएगा ठोस में सर्वाधिक ध्वनि चाल होती है, द्रव में उससे कम, गैस में उससे कम, निर्वात में होती नहीं है। अच्छा 331 मीटर पर सेकेंड ये ध्वनि की चाल होती है गैसों में, ठीक है। और अगर प्रकाश की चाल में बात करूं तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कौन सा सबसे अधिक संक्रमणकारी रोग है? दोस्त एक संक्रमणकारी रोग से क्वेश्चन पूछा था और आपके ऑप्शन में हेपेटाइटिस बी था। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस बी। जिन बच्चों ने हेपेटाइटिस बी आंसर लगाया है उनका 100% आंसर सही है। अगला क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए दोस्त आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, मैं आपको बता दूं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे धुंधले क्यों दिखाई देते हैं, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सूर्य डूबने और उगने से पहले लाल क्यों दिखाई देता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे भाई। मतलब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारे कभी कभी धुंधला क्यों दिखाई देते हैं? वायुमंडल जो हमारा क्षोभ मंडल है उसमें घनत्व अधिक होने के कारण। सूर्य जो है डूबने और उगने से पहले लाल क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसका आंसर होगा वायुमंडलीय प्रकाश के प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश का प्रकीर्णन, जब सूर्य से प्रकाश आता है, ठीक है, तो जिन प्रकाश का भेदन क्षमता अधिक होता है वो भेद करके धरती तक पहुंचता है, और जिन प्रकाश का भेदन क्षमता अधिक नहीं होता है वो बीच में ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसलिए नीले जो रंग का प्रकीर्णन बीच में ही होता है, इसका आंसर हमें आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। एक याद रखिएगा कि जो इंद्रधनुष बनता है उसके बनने का कारण क्या है। इन ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ कर जाइए, प्रिज्म के बारे में पढ़ जाइए, क्योंकि यहाँ अपवर्तन होता है ना प्रिज्म में, तो प्रिज्म होता है अपवर्तन, तो इन सब चीजों को पढ़ के आप जरूर जाइएगा, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए और मैटर, मेरे दोस्त इस टेक्नीशियन के एग्जामिनर को मैटर से प्यार हो गया है। मैटर मतलब पदार्थ, उल्टा फुल्टा नहीं सोचने का, ठीक है। मतलब मैटर अर्थात पदार्थ से क्वेश्चन पूछ रहा, निलंबन,
से हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, कोलाइडल, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, आपका राइट आंसर इसका आंसर होगा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण से, तो प्रकाश का प्रकीर्णन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए टिंडल प्रभाव। हालांकि क्वेश्चन टिंडल प्रभाव क्या है नहीं पूछा था, लेकिन टिंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, जो बच्चे द्वारा हमें कंफर्म नहीं बताया गया है, तो मैं आपको टिंडल प्रभाव के बारे में यहां समझा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्त, टिंडल प्रभाव प्रकाश की किरण के बिखरने घटना है। यह तब होता है जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल घोल या महीन निलंबन से होकर गुजरती है। देखिए, मान लीजिए कि अगर आप ये बीकर है, जब पानी लिए हैं, इसमें ये यहाँ पे निलंबन छोटे छोटे कण यहाँ तैर रहे हैं, जो यहाँ से हम लोग लाइट मानेंगे ना, लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो टिंडल प्रभाव किस में होता है, निलंबन में होता है। ठीक है, इस दौरान प्रकाश की किरण कोलाइडल कणों के पर केंद्रित होती है और बिखर जाती है। इससे प्रकाश का पथ दिखाई देने लगता है। टिंडल प्रभाव आयरिश भौतिक विज्ञानी जॉन टिंडल के नाम पर रखा गया, अर्थात टिंडल प्रभाव खोज किसने किया था, आयरिश वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने। और टिंडल प्रभाव कहाँ किस में होता है, तो निलंबन के कणों द्वारा प्रकाश को इधर उधर बिखेरने में टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। और किस घोल में होता है, कोलाइडल घोल में। तो अगर कुछ कहेगा कि कोलाइडल घोल में जब प्रकाश की किरणें विसरित होती है, बिखरती है, उससे क्या कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया होगा, लेकिन टिंडल प्रभाव से ही क्वेश्चन था, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दिया कि टिंडल प्रभाव क्या है। आप देख लीजिएगा, जिन दोस्तों का एग्जाम होगा उसमें क्या क्वेश्चन और ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन था, रासायनिक उद्योगों में, जो रासायनिक उद्योग होते हैं उसमें विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसे कहते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। देखो दोस्त, विरंजक, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल किस में करते हैं। तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रंगाई में, किसी पुताई रंगाई में। उसके बाद विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं हम लोग कीटनाशक में, कि क्या करते हैं, कीटनाशक में। और एक सबसे फैक्ट इसका याद रखना है, विरंजक चूर्ण एक ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीकारक है। ठीक है, विरंजक चूर्ण एक ऑक्सीकारक है। तो देखिए दोस्त, अगर आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि रासायनिक उद्योगों में विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो कीटनाशक के रूप में या तो हो सकता है कीटनाशक के रूप में, या विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब रंगाई के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA के अनुसार फरवरी 2024 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो आपका आंसर होगा मेघालय। मतलब देखिए क्या लिखा है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, एनर्जी और क्लीन एयर में, स्वच्छ हवा में, एनर्जी और स्वच्छ हवा के संदर्भ में जो इसका जो भी क्या बोलते हैं उसको, कोई भी रिसर्च सेंटर इस पर रिसर्च करता है, उसके अनुसार फरवरी 2024 में सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय। मेघालय राज्य के बर्निहाट शहर सबसे प्रदूषित है। देखिए ये फरवरी 2024 का है, आप दोस्त कंफर्म कीजिएगा। अगर अक्टूबर 2024 का पूछा होगा तब तो दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछा होगा कि CREA के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर कौन है, तब तो CREA के अनुसार फरवरी में सबसे प्रदूषित शहर कौन, तब तो ये होगा बर्निहाट। लेकिन अगर अक्टूबर 2024 पूछा होगा तब तो दिल्ली हो जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, अगर फरवरी 2024 पूछा होगा तब तो बर्निहाट मेघालय होगा, अगर अक्टूबर 2024 पूछा होगा तब इसका आंसर दिल्ली होगा। आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन में क्या था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जूल किन दो राशियों का मात्रक है। अरे भैया, जूल कार का और ऊर्जा का मात्रक, ये क्वेश्चन आया था, तब राइट आंसर होगा कार और ऊर्जा, सबको मार दिया होगा, इसमें जान ही नहीं है। अगला था, इलेक्ट्रॉन का कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, नहीं। और देखिए अगर पूछेगा, यह माइनस में होता है इसे, अगर पूछेगा प्रोटॉन पर कितना होता है, तो इतना ही होता है, खाली इसका प्लस लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 26 दिसंबर का शीट में क्वेश्चन था ये। ठीक है, 26 दिसंबर के साथ ये थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने युग्म पाए जाते हैं, तो 23 युग्म में, मतलब 46 को होता है। पूछता है कितने गुणसूत्र मिलते हैं, तो 46, लेकिन कितने युग्म में, तो 23 युग्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक भारत का रैंक। देखिए दोस्त, कोई बच्चों का कहना है कि सतत विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ये क्वेश्चन आया था, किसी बच्चों का कहना था। तो देखिए अगर सतत विकास सूचकांक पूछा होगा तब तो 109वां स्थान था भारत का। अगर भ्रष्टाचार सूचकांक पूछा होगा तब 93वां स्थान था। ठीक है,
भ्रष्टाचार सूचकांक पूछा होगा 93वां स्थान था, और सतत विकास सूचकांक पूछेगा तो 109वां स्थान था। इससे पहले भ्रष्टाचार सूचकांक किसी शिफ्ट में पूछ चुका है मेरे दोस्त। हाँ, ये अभी तक नहीं पूछा है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रेस में कितना है? प्रेस में 161 है। कितना है? 161। और भूखमरी में कितना है? हाल में 105 है, भूखमरी में 105 है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक के दौरान किस वर्ष के लिए अपनी अपेक्षा व्यक्त जाहिर की? माने पेरिस ओलंपिक के अंत में भारत जो है अपने देश में ओलंपिक कराने के लिए किस वर्ष के लिए इच्छा जाहिर की? तो 2036, अर्थात भारत जो है 2036 में ओलंपिक का मेजबानी कर सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तरुण लोन बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? मेरे दोस्त, व्यापारियों के लिए पहले तरुण लोन 10 लाख था, अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। अब पूछेगा तरुण लोन किन्हें दिया जाता है? तो व्यापारियों के लिए है, जिसे 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 20 लाख। पहले पूछेगा पहले कितना था? तो 10 लाख, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परी प्रोजेक्ट कहाँ का कहाँ? देखिए, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आया था, ये ऊपर हम बताया ना क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये टाइप कर दिया गया है। परी प्रोजेक्ट कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ये किसी बच्चे द्वारा बोल दिया गया तो हम लोग टाइप कर दिए। परी प्रोजेक्ट कहाँ था? नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मुकुलम विधि द्वारा जनन कौन करता है? तो मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है हाइड्रा और ईस्ट, और आपका ऑप्शन में हाइड्रा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा हो जाएगा। दोस्त, प्रजनन से क्वेश्चन पूछ रहा है, अलैंगिक जनन से क्वेश्चन पूछ ही रहा है मेरे दोस्त। आप एग्जाम इसको पढ़ के ही जाइएगा, कहीं से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ के जाइएगा, इसे छोड़िएगा मत, वरना फिर आपको 2-3 नंबर कहीं फंस जाएंगे। किस पत्ती द्वारा, कौन, यहाँ क्वेश्चन होगा, कौन पत्तियां द्वारा प्रजनन करता है? देखिए दोस्त, ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, ये दो ऐसे हैं पौधे हैं जो पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं, और जो जड़, तना और पत्ती द्वारा प्रजनन करते हैं उसे कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन से गुलाब का फूल है, गुलाब का फूल तना काट लगा दीजिएगा तो गुलाब का फूल, दूसरा गुलाब फूल तैयार हो जाएगा ना। देखिए, तना द्वारा प्रजनन कर रहा है नहीं, तो जो जड़ से, पत्ती से और तना से प्रजनन कर सकते हैं कायिक प्रवर्धन, जो पिछले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ चुका है, थर्ड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। आज पूछा कि पत्ती द्वारा प्रजनन कौन करता है? ब्रायोफाइलम और बिगोनिया, तो आपका ऑप्शन में ब्रायोफाइलम था, इसका राइट आंसर होगा ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्न में कौन परजीवी पौधा है? ऐसा क्वेश्चन था कि निम्न में कौन परजीवी पौधा है, और आपका ऑप्शन में अमरबेल था। अमरबेल एनसीईआरटी में साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि अमरबेल एक परजीवी पौधा है, तो आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन में अमरबेल था, इसका राइट आंसर होगा अमरबेल। अगला क्वेश्चन आया था गर्मियों में लोग अपनी छत पर या खुले में जल क्यों छिड़कते हैं? उसका आंसर था कि क्योंकि पानी वाष्पित, जब छिड़केंगे तो पानी वाष्पित होता है और ठंडक लाता है, ऐसा कुछ ऑप्शन था, ठीक है। वही आपका आंसर होगा कि जब हम पानी छिड़कते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है, माने पानी जो होता है वहां की जो गर्मी है उसे सोख करके और ऊपर वाष्पित हो जाता है, और मुझे वहां ठंडक महसूस होने लगता है, अर्थात तो जो फर्श है वो ठंडा हो जाता है। ऑप्शन यही था, ऐसा ही ऑप्शन था, आपका वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड की विशेषता नहीं है? अब देखिए दोस्त, कोलाइड की विशेषता आ गया, एक होता है कोलाइडल, एक होता है निलंबन, ठीक है। तो कोलाइड की विशेषता नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन था क्रिस्टलीकरण, ये कोलाइड की विशेषता नहीं है। पूछेगा कि कोलाइडल के जो कण है वो कैसे अलग करते हैं? तो अपकेंद्रन विधि द्वारा हम लोग कोलाइडल के कण को अलग करते हैं, छानन विधि द्वारा कोलाइडल कण को अलग करते हैं। अब देखिए 20 तारीख के सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन था कि कोलाइडल को, जो कोलाइडल का घोल है उसे हम किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऑप्शन सी पर था अपकेंद्रन विधि, ऑप्शन बी पर था निस्यंदन विधि, और बहुत लोग निस्यंदन मार के आए थे, ठीक है। उसका आंसर होगा अपकेंद्रन विधि। आज क्वेश्चन पूछ दिया है कि कोलाइडल कण की विशेषता नहीं है, तो उसका आंसर होगा क्रिस्टलीकरण। जो क्रिस्टलीकरण दोस्त आंसर मारे होंगे उनका ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, ये क्वेश्चन यहां कैसे आया। क्वेश्चन पूछा था 21 से 31 जुलाई 2024 में कौन सी योजना लॉन्च की गई? कुछ बच्चों का कहना था कि ये 2023 था, कुछ बच्चों का कहना था कि 2024 था। 2024 होगा तब तो होगा परी परियोजना, लेकिन अगर यहां 2023 होगा तो देखिए दोस्त 27 जुलाई इन्हीं दोनों के बीच में आता है। अगर 21 से 31 जुलाई 2024 पूछा होगा तब तो होगा परी परियोजना और नई दिल्ली में हुआ था। अगर 21 से 31 जुलाई 2023 में कौन सी संस्कृति मंत्रालय द्वारा योजना लॉन्च की गई? तो ध्यान रखें दोस्त 2023 में 27 जुलाई को संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक योजना लॉन्च किया जाता है, मेरा गांव मेरी धरोहर। अगर 2023 पूछा होगा तो मेरा गांव मेरी धरोहर आंसर होगा, और 2024 पूछा होगा तो परी परियोजना
आंसर होगा। तो आप देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में क्या था, यही हमारा उद्देश्य था कि आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग तो एग्जाम देने जाते नहीं हैं, बच्चे हम बताते हैं, और बच्चे जो बताते हैं उसके आधार पर हम लोग पकड़ पाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हुआ होगा। और जो वो क्वेश्चन कंफर्म नहीं बता पाते हैं तो हम लोग उसे गूगल से सर्च मार के, या फिर हम लोग इतना पढ़े हुए हैं तो अपना अनुभव लगा के ये हम कह पाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, चलिए, तो अगर 2023 पूछा होगा तो मेरा गांव मेरी धरोहर होगा, ये भी संस्कृति मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया। खैर कोई ना, जो बच्चे एग्जाम दिए हो तो उनको तो ये कंफर्म हो गया होगा कि कौन ऑप्शन होगा। जिन दोस्तों का एग्जाम है वो एक बात ध्यान रखेंगे, और पूछेगा मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना कौन लॉन्च किया, तो मेरे दोस्त संस्कृति मंत्रालय। कब लॉन्च किया? इस तारीख को। परियोजना कौन लॉन्च किया? संस्कृति मंत्रालय। कब लॉन्च किया? 2024 में। नहीं तो याद रखिएगा कहां लॉन्च किया गया? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एक नल टंकी को 7 घंटे और दूसरा 10 घंटे में भर देता है। मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं कि एक नल है, पहला नल जो 7 घंटे में भरता है, और दूसरा नल है जो 10 घंटे में भरता है, और तीसरा जो नल है उसे 14 घंटे में खाली करता है। ठीक है, यदि तीनों नल को एक साथ चालू किया जाए, अब तीनों नल को हम एक साथ चालू करेंगे तो देखिए पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 70 आएगा, यहाँ क्षमता 10, इसकी क्षमता 7 और इसकी क्षमता 5, 10 7 17 भरेगा और 5 खाली करेगा, इसका मतलब 1 घंटा में 12 भरेगा। कड़ा चालू किया जाता है तीनों को एक साथ, अब तीनों को एक साथ चालू कर दिया गया, यानी 1 घंटे में 12 भरेगा। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि 4.5 आवर के बाद बंद कर दिया जाता है। किसको बंद करते नहीं बोल रहा है, किसको बंद करते हैं नहीं बोल रहा है, लेकिन हो सकता तीनों को बंद किया होगा। अगर 4.5 आवर बाद तीनों को बंद किया होगा तो पूरा पानी टंकी में कितना भर पाएगा? बढ़ चुका 48 और 6 54 लीटर पानी भर गया होगा। ठीक है, बाकी बचा टंकी नल कितना देर में भरेगा? अब दोस्त मेरे ये क्वेश्चन हो सकता है कि तीसरा नल खाली करने वाला हो, या फिर हो सकता है कि अब जो है जितना पानी टंकी में भर गया 54 लीटर उसे बी कितने देर में खाली कर देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा हो। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में एरर है, इस कारण से मैं इसको सही आंसर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन इसका आंसर ऐसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था ABCD के पास पैसों का अनुपात कितना है? ये A का अनुपात है, ये B का अनुपात है, C का अनुपात है, D का अनुपात है। तो कह रहा है C के पास D से इतना अधिक है। अब C 6 है, ये D है, ये 9 है, C है, और ये B है तो 5 है, और A है तो 7 है। कह रहा है कि C के पास D से इतना अधिक है, मतलब देखिए यह रेशियो में 3 अधिक आ रहा है और यहाँ पे 600 अधिक आ रहा है, यानी एक रेशियो वैल्यू कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। तो क्या कह रहा है कि A के पास D से कितना अधिक है? तो देखिए A ये है और D ये है, यानी एक रेशियो अधिक आ रहा है ना, 6 से एक रेशियो अधिक आ रहा है ना, इसका आंसर आएगा 200। तो एक रेशियो मान कितना है? 200, यानी 200 अधिक है। इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका 200। जो 200 मारे होंगे उसका राइट आंसर है, क्योंकि A से D पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 मीटर दिया है और उसका एक भुजा दिया है 6 मीटर। तो मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज ये है, ये 10 है, एक भुजा 6 है, तो 10 6 8 हो जाएगा। करो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये 4 से 6 चौका 24 मीटर स्क्वायर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 4 7 14 17 6 12 9 8 5, इसका माध्य क्या होगा? दोस्त सबको जोड़ देते हैं, 5 8 13 13 9 22 22 12 34 34 6 40 40 और 17 57 57 और 14 73 73 7 73 कितना होता है? 80 और 4 84, कुल हो गया 84। क्या क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 3 9, ऑप्शन है 9 है, तो 84/9। अब कुछ इसमें डाटा मिस्टेक हो सकते हैं, तो माध्य जब पूछेगा तो सब संख्या को जोड़ देना है और बटा में संख्या के जितनी संख्या से भागा देना है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि साइन 50 बटा, ऐसे क्वेश्चन पूछा था आपके क्वेश्चन में, साइन 50 डिग्री बटा 1 प्लस कॉस 50 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 50 डिग्री बटा में साइन 50 डिग्री। मेरे दोस्त देखिए, आपको 50 टेंशन नहीं लेना, इसको थीटा मान लीजिए, सीधी बात। मतलब अगर हम थीटा मान लेंगे तो ये आएगा साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1। एक सेकंड में दोस्त, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ऐसा हम करेंगे। तो अगर हम देखिए, अगर हम एलसीएम लेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस, अब इसको ए स्क्वायर होगा तो एक का स्क्वायर एक, माने 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये होगा। अब देखिए जब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके एक हो जाएगा, जब ये एक हो जाएगा तो जब ये एक होगा तो ये इसका हो जाएगा कि 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा में यहाँ तो नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है ही। अब यहाँ से जब आप 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस कट जाएगा तो बचेगा 2 बटा में साइन थीटा, इसका एग्जैक्ट इसका आंसर होगा 2 कोसेक थीटा, क्योंकि 2 बटा साइन थीटा इसको ऊपर ले जाएगा तो यही बनेगा 2 कोसेक थीटा, आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपके यहाँ में आया था कि 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्या, इसका आंसर होगा 10, क्योंकि आप लिख लीजिएगा 1 से लेकर 30 तक खुद देखिए आप, एक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 10। कल के एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन शायद विषम संख्याओं से आया था कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो शुरू से विषम संख्या ले लीजिए, 1 3 5 7 लेकर के आप जोड़ लीजिएगा तो पूरा जोड़ेगा तो आएगा 128। ठीक है, योग होगा 128। अगर आपसे पूछेगा कि इसका अथी क्या होगा, क्या बोलते उसको, इसका औसत क्या होगा, तो बटा में 10 कर दीजिएगा, 12.8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त, आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और कोशिश करता हूं कि जिन दोस्तों का एग्जाम है वो स्मूथली एग्जाम दे पाएंगे। दोस्त मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और मेरी मेहनत तो आपको पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में जितने भी रेलवे या एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे वो सबका एनालिसिस आपको कराए जाएंगे। बिहार के एग्जाम को भी इसमें जितने पेपर होंगे उन सबका एनालिसिस इस चैनल पर कराया जाएगा। दोस्त ये मेरा चैनल अभी नया 2024 में बना है। दोस्त मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है मेरे दोस्त, तो मैं वादा करता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको बेस्ट दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।